वेलकम टू शुक्ला पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रथम वर्ष प्राचीन इतिहास पेपर 2 के बारे में और जानेंगे कि पेपर 2 में प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में, प्राचीन भारत का इतिहास कैसा रहा, तो उससे रिलेटेड पेपर 2 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो टॉपिक सिलेबस में आपके शामिल हैं। यानी कुल मिलाकर अगर मैं एक बात शब्द में इन सभी बातों को बोलना चाहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि हम सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। सिलेबस कौन सा होगा? 2021 का सिलेबस होगा, न्यू सिलेबस, पूरा का पूरा न्यू सिलेबस, यानी कि 2021 के पैटर्न पर बिल्कुल। ठीक है, आपके पेपर जो हो पेपर होता है कौन किस टाइप का होता है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। कुछ यूनिवर्सिटी जैसी हैं जिनका कैसा होता है, लिखित फॉर्म में अभी भी होता है। फर्स्ट पेपर ऑब्जेक्टिव, सेकंड पेपर लिखित फॉर्म में होता है। ठीक, तो उनके लिए भी लेक्चर इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ जो ऑब्जेक्टिव लेंगे उनके लिए भी लेक्चर इंपॉर्टेंट है। सिलेबस वही होता है। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे, पहला पेपर इससे हमने पहला पेपर जो है इसका प्राचीन इतिहास का वो अपलोड हो चुका है, उसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, पहले पेपर का क्या नाम था? प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास, जो कब से कब तक है? 600 बीसी से लेकर के 606 एडी तक चलता है। एडी बीसी हमने उसमें समझा दिया था, एनो डोमिनी बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, द्वितीय प्रश्न पत्र का क्या नाम है? तो द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम है मित्रों, प्राचीन भारत में राज्य और सामाजिक, प्राचीन भारत में राज्य कैसा था और राज्य के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक, ये तीन प्रकार के जीवन कैसे थे, इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन और सामाजिक जीवन, इन तीनों जीवन से लेकर के प्रश्न पूछा जाएगा। साथ ही साथ प्राचीन भारत में राज्य कैसा था इसके बारे में। तो बस यही है मेन मोटिव इसका कि इतने में ही मतलब प्रश्न पत्र का ये नाम ही है। ठीक है, इतने में ही पूरा का पूरा सिलेबस आपका समाहित हो जाता है। ठीक है, जैसे सप्त श्लोक की दुर्गा होती है, दुर्गा सप्तशती, मतलब 7 श्लोक में पूरा का पूरा दुर्गा सप्तशती निपट जाती है, खत्म हो जाती है, वो उसी प्रकार से ये भी होता है। ठीक है, अब पेपर के नाम से ही पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम सिलेबस थोड़ा देख लेते हैं आपका कि सिलेबस यूनिट वाइज कैसा है, चैप्टर वाइज कैसा है, आइए चर्चा कर लेते हैं। देखिए मित्रों, यहाँ पे आपके सामने स्लाइड प्रस्तुत है। इकाई 1, इकाई 1 मतलब आपका जो प्रश्न पत्र है वो 4 इकाई में विभाजित है। पहली इकाई के अंतर्गत आपके 3 चैप्टर हैं, दूसरी इकाई के अंतर्गत आपके 4 चैप्टर हैं, तीसरी इकाई के अंतर्गत आपके 4 चैप्टर हैं और जो चौथी इकाई है उसके अंतर्गत आपके 6 चैप्टर हैं। ठीक, कुल मिलाकर के इसके 17 चैप्टर हैं। ठीक, देखिए पहले चैप्टर के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं हम लोग? पहले चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ते हैं वर्ण और जाति की उत्पत्ति कैसे हुई है और उसका जो सामान्य सर्वेक्षण करते हैं हम वो किस प्रकार से करते हैं। यहाँ से प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, इनसे रिलेटेड हम सारी चीजें करते हैं। ध्यान होगा आपको, वर्ण जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। एक जो है विराट पुरुष के मुखमंडल से किसकी उत्पत्ति हुई? ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, यानी जिनको ब्रह्मा कहते हैं। और जो है उनकी भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, उनके जो है उदर से यानी जंघे के आसपास से जो है किसकी उत्पत्ति हुई? वैश्य की। और एकदम पैर से निचले भाग से कौन उत्पत्ति किसकी उत्पत्ति हुई? शूद्र की। ठीक है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 प्रकार के वर्ण पाए जाते थे भारतीय समाज में। ठीक है, और इससे संबंधित एक वेद का श्लोक भी है जो कि फेमस है, उसका श्लोक है, मैं उच्चारण करना चाहूँ आपके सामने कि ब्राह्मणोऽस्य मुखामासीद बाहुराज्यान्यः कृता उर्तदस्य वैश्याः पादाभ्याम शूद्रो अजायता। इस प्रकार से श्लोक है। तो इस श्लोक की व्याख्या हमने जस्ट पहले इसके बताई कि ब्राह्मणोऽस्य मुखामासीद, यानी ब्राह्मण जो है वो मुखमंडल से निकला, ब्राह्मणोऽस्य मुखामासीद बाहुराज्यान्य करता, बाहु मतलब भुजाओं से, क्या कौन निकला? बाहुराजन्य करता मतलब राजन्य मतलब राजा यानी क्षत्रिय जो होता है वो भुजाओं से निकला, बाहुराजन्य करता। उरु ततस्य, उरु से यानी किससे? उरु मतलब वो जंघे के आसपास, जंघे से। ठीक है, कौन निकला? वैश्य निकला। ठीक है, उरु ततस्य वैश्या पादाभ्याम शूद्रो जाता, और पैरों से कौन निकला? शूद्र निकले। ठीक है, तो ये वर्ण व्यवस्था थी। फिर उसके बाद में वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे टूटती गई, उसके बाद में जाति व्यवस्था सामने आती गई। इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा कर लेंगे जब जो है एकदम से सिलेबस पूरा कंप्लीट देखेंगे, एक एक चैप्टर देखेंगे तब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ एवं संस्कार। आश्रम व्यवस्था, जैसा कि आपको पता होगा, अगर आप प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो समाज शास्त्र अगर पढ़ते हैं साथ में तो दोनों को कोरिलेट करके आप पढ़ सकते हैं। जो समाज शास्त्र का पेपर 2 होता है बीए फर्स्ट ईयर का, वो सेम इसी पेपर 2 के साथ मिलेगा, क्योंकि उसमें भी हम सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन और आर्थिक जीवन के बारे में चर्चा करते हैं, पेपर 2 के बारे में समाज शास्त्र के। ठीक है, तो यहीं से वहां भी प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही वर्ण व्यवस्था और जाति की उत्पत्ति, ये सारे के सारे आप पढ़ेंगे बीए थर्ड ईयर में समाज शास्त्र के फर्स्ट पेपर में। ठीक,
इतनी सारी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक, तो देखिए आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ एवं संस्कार। तो आश्रम व्यवस्था पता होगा आपको। आश्रम व्यवस्था, आश्रम कितने हैं? 4 आश्रम होते हैं। पहला आश्रम कौन सा होता है? गृहस्थ आश्रम। दूसरा आश्रम कौन सा है? तो दूसरा आश्रम आपका कौन सा है? पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा का आश्रम कौन सा है? वानप्रस्थ आश्रम, और चौथा आश्रम कौन सा है? संन्यास आश्रम। ठीक है, तो पहले आश्रम के अंतर्गत क्या होता है? बच्चे, ब्रह्मचर्य आश्रम में बच्चे का मानसिक विकास होता है और बच्चा जो है एकदम किशोरावस्था तक जाता है, और उसकी मतलब युवा अवस्था आ जाती है। आते आते 25 साल में कैटेगराइज किया गया था प्राचीन समय में कि 25 साल तक जो है, शुरुआत के 25 साल यानी 0 से 25 साल कौन सी अवस्था रहेगी? तो वो ब्रह्मचर्य अवस्था में बालक रहेगा। उसके बाद में 25 से लेकर के 50 के बीच की अवधि को गृहस्थ आश्रम में व्यतीत करेगा। उसके बाद में 50 साल के बाद में वो घर को त्याग करके जंगल की ओर प्रस्थान कर देगा, जिसको वानप्रस्थ कहते हैं। 50 से 75 वो जंगल की ओर प्रस्थान करेगा, इधर उधर जाएगा, मतलब संचरण करेगा, और अपने जो गृहस्थ आश्रम में, ब्रह्मचर्य आश्रम में जो उसको अनुभव प्राप्त हुआ है उसको ज्ञान के रूप में बांटता हुआ आगे बढ़ेगा। उसके बाद में क्या होगा? जब 75 साल व्यक्ति पूरा हो जाएगा, 75 से लेकर के और जितना जब तक जीता है तब तक वो संन्यास आश्रम मतलब संन्यास ले ले, आराम से एक जगह बैठ जाए, भगवान का भजन कीर्तन करता रहे। ठीक, तो चौथापन जिसको हम बोलते हैं। ठीक, तो आश्रम व्यवस्था ये थी। पुरुषार्थ क्या होता है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पहलू होते हैं पुरुषार्थ के। जब धर्म, अर्थ और काम, ये 3 पहलुओं के माध्यम से हमको किसकी प्राप्ति होती है? मोक्ष की। जब ये 3 पहलू सही होंगे तो हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष मतलब होता है कि आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाना। पृथ्वी पर जो 84 लाख योनियां भ्रमण करनी पड़ती हैं, वो ना भ्रमण करनी पड़ी, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ठीक, तो ये पुरुषार्थ होता है। संस्कार क्या होता है? संस्कार 16 प्रकार के संस्कार होते हैं, और 16 माताएं भी होती हैं। ठीक है, जब विवाह से पहले आपको बांधा जाता है, भुरकी में बांधा जाता है। ठीक है, तो मिट्टी का बर्तन छोटा सा होता है, उसी में बांधा जाता है। उसके बाद में पिंडी लगाई थी, 16 पिंडी कोहबर के घर में। तो गौरी, पद्मा, सची, मेधा, सावित्री, विजया, जय, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, मातरो, लोक मात्रा, धुति, पुष्टि, अस्तता, तुष्ट, आत्मना, कुल देवता, गणेश आदि का होता, वृद्ध पूजास, खुडसा। इस प्रकार से 16 माताएं हैं जो हमेशा पूजनीय होती हैं। इन्हीं जो माताएं होती हैं एक एक संस्कार का प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है, एक एक संस्कार का क्या करती हैं? प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात को, कि यहाँ से अपन ये नहीं पूछा जाएगा कि कोहबर वाले घर में 16 पिंडी लगाई जाती है गोबर की। ये अलग की बातें हैं, ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दिया हूँ। ठीक है, ध्यान रखें। तो संस्कार होते हैं, संस्कार में आपका चूड़ाकरण संस्कार, पुंसवन संस्कार, गर्भाधान संस्कार, ठीक है, यज्ञोपवीत संस्कार, यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेत सहजम पुरस्तात् आयुष्मग्रम प्रतिमुक्ष शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा। ठीक है, तो इस प्रकार से संस्कार होते हैं आपके। और संस्कार जो होते हैं ये किसी किसी पुस्तक में आपको 40 संस्कार मिलेंगे। तमाम सारे गृह सूत्र हैं, बौधायन गृह सूत्र, पाराशर गृह सूत्र, मनुस्मृति, इन सभी में अलग अलग प्रकार के आपको क्या मिलेंगे? संस्कारों की संख्या मिलेगी। ये सारे के सारे चैप्टर सोशियोलॉजी से संबंधित हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे, तो इससे भी संबंधित हैं। अगला देखते, तीसरा विवाह। तो विवाह क्या होता है? विवाह के बारे में भी हम चर्चा करते हैं। विवाह से संबंधित समस्त मुद्दों पर हम इसमें चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला जो इकाई आएगी, इकाई 2 का जो चौथा मतलब अध्याय आपका चौथा अध्याय, चौथे के अंतर्गत हम देखते हैं प्राचीन भारत में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। तो प्राचीन भारत में यानी पुराने समय में जो स्त्रियां थी वो किस प्रकार थी, उनकी स्थिति कैसी थी, सिचुएशन कैसी थी उनकी, उसको देख लेते हैं। अध्याय 5 के अंतर्गत हम देखेंगे प्राचीन भारत में शिक्षा व्यवस्था कैसी रही। तो प्राचीन भारत की शिक्षा व्यवस्था देखेंगे, शिक्षा शास्त्र में भी इसको हम देखते हैं। ठीक, अगला देखते हैं प्राचीन भारत में राज्य की उत्पत्ति एवं इसके प्रकार और राजतंत्र एवं गणराज्य देखेंगे। ठीक, तो प्राचीन भारत में राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसके बाद में राज्य कितने प्रकार के हुआ करते थे, साथ ही साथ राजतंत्र से क्या आशय होता है और गणराज्य क्या होता था पहले के जमाने में, प्राचीन में। ठीक है, इस सभी को बातों पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में प्राचीन भारत में राज्य की स्थिति कैसी रही। तो प्राचीन भारत में जो राज्य की स्थिति कैसी रही, पहले तो हमने देखा अध्याय 6 में देखेंगे हम क्या, कि प्राचीन भारत में राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, साथ ही कितने प्रकार के राज्य पाए जाते थे, उसमें राजतंत्र और गणराज्य का क्या मतलब होता था। ठीक, उसके बाद में 7वें अध्याय के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे प्राचीन भारत में राज्य की क्या स्थितियां थी। तो राज्य की क्या स्थिति थी प्राचीन समय में, इसको देखेंगे। अब इसके बाद में इकाई 3 आएगा, इकाई 3 के हम चैप्टर को देखेंगे, पहला चैप्टर इकाई 3 का, और कुल मिलाकर के 8वां चैप्टर। ठीक, वैदिक युग के विशेष संदर्भ में कृषि। तो वैदिक युग में यानी जब वैदिक काल चल रहा था, वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, ठीक है, उत्तर वैदिक काल आप देखे होंगे। तो ऋग वैदिक काल,
पूर्व वैदिक काल, ठीक है, और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल मतलब वैदिक काल से पहले, उत्तर वैदिक काल मतलब उसके बाद में। ठीक, तो वैदिक युग में, तो वैदिक युग में, संपूर्ण वैदिक युग में क्या वो कृषि कैसे हुआ करती थी उसको देखेंगे। उसके बाद में प्राचीन भारत में भू स्वामित्व कैसा था, मतलब किसके पास कितनी भूमि थी, कौन भूमि का मालिक होता था, भूमि का स्वामी कौन होता था, उससे संबंधित सारी बातें हम चर्चा करेंगे अध्याय 9 के अंतर्गत। अध्याय 10 के अंतर्गत मित्रों हम चर्चा करेंगे प्राचीन भारत में श्रेणी संगठन। तो प्राचीन भारत में श्रेणी संगठन किस प्रकार से था उसको देखेंगे। उसके बाद में प्राचीन भारत में व्यापार एवं वाणिज्य किस प्रकार से था इसको देखेंगे, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद, यानी 600 ईसा पूर्व। ठीक है, छठी शताब्दी मतलब क्या होता है, एक मिनट समझेगा। तो 500 से लेकर के 500 से लेकर के 600, 500 से लेकर के 600 ईस्वी का जो बीच का समय, ईसा पूर्व का जो बीच का समय है, इसी को हम बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक मिनट एक मिनट, ईसा पूर्व बोला गया ना, तो आप 500 से, अब छठी शताब्दी क्या बोलेंगे हम, छठी शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, छठी शताब्दी से ईसा पूर्व हम देखेंगे ये सारी बातें। तो प्राचीन भारत में व्यापार एवं वाणिज्य कैसा था, शिक्षा कैसी थी। अब देखिए ईसा पूर्व जब कभी बात करेगा तो हम घटेंगे, घटते हुए क्रम में, यानी अगर छठी शताब्दी बोला है तो हम 600 से चलेंगे नीचे की ओर और 500 तक आएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी बात, क्योंकि ये ईसा मसीह के जन्म के बाद की सारी चीज़ें हैं, तो इसमें बढ़ते हुए चले जाएंगे हम। जीरो से, यहाँ पे हमने बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि जीरो से जब इधर जाएंगे हम, 1 2 3 4, जैसे 2021 तक आए तो 2021 से पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ था। इससे जब हम इधर जाएंगे माइनस में, तो -1 -2, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये होता है एडी है। जब यहाँ से अब इसमें जब बढ़ेंगे तो हम घटेंगे, मतलब जब यहाँ पे कहेंगे 10 साल तो 10 साल घटा दीजिए, जैसे 1950 मतलब वहाँ पे 600 ईस्वी था, तो 600 ईस्वी में अगर 10 साल हम घटाएंगे तो 500 जो है 90 ईस्वी बचेगा उसमें, 590 ईसा पूर्व। ठीक है, तो वो कम होगा, ज़्यादा होगा, 590 ईसा पूर्व उससे कम होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी बात। किसी दिन मैं एनो डोमिनी और बिफोर क्राइस्ट पर विस्तार से चर्चा करूंगा, उसमें समझा दूंगा क्या होता है एनो डोमिनी और बिफोर क्राइस्ट। हालांकि पहली वीडियो में से हमने समझा दिया, तो उसमें देख लीजिएगा, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पूरी बातें फिर समझाने में लगेंगे तो अभी कन्फ्यूजन होगा, मैं जानता हूँ, लेकिन पिछली वीडियो देख लीजिएगा, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं इकाई 4 के अंतर्गत सिंधु सभ्यता में धर्म कैसा था इसको देखेंगे। साथ ही साथ वैदिक धर्म जो है, जब वैदिक धर्म आया तो वैदिक धर्म में क्या क्या विशेषताएं थी, वो कौन कौन से धर्म साथ में थे, ये सारी बातें देखेंगे हम। उसके बाद में महावीर का जन्म एवं शिक्षा देखेंगे। महावीर जैन जो कहते हैं ना, जैन धर्म के प्रवर्तक, तो महावीर जैन के बारे में देखेंगे। उसके बाद में महात्मा बुद्ध, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक जिनको कहा जाता है, महात्मा बुद्ध के जीवन और उनकी विशेषताओं के, उनकी शिक्षाओं के बारे में देखेंगे। तो क्या क्या शिक्षाएं उनकी हुई, या फिर उस समय क्या शिक्षाएं थी महावीर के जीवन काल में, और महात्मा बुद्ध के जीवन काल में कौन कौन सी शिक्षाएं थी, इन सभी को देखेंगे। उसके बाद में अध्याय 16 के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे गुप्त काल तक वैष्णव धर्म कैसा था। वैष्णव धर्म जिसमें विष्णु भगवान की पूजा की जाती थी, विष्णु भगवान को केंद्र में रख करके सारी बातें हम लोग करते थे, तो उसको हम देखेंगे। उसके बाद में 17वें अध्याय के अंतर्गत मित्रों हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, तो 17वें अध्याय के बारे में हम गुप्त काल तक के शैव धर्म के बारे में। तो गुप्त काल में शैव धर्म किस प्रकार से था, उस समय तक शैव धर्म का क्या प्रचार प्रसार था, उससे पहले क्या था, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे अध्याय 17 के अंतर्गत। इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो मित्रों, क्या आपको समझ में आई बातें हमको? अगर समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हाँ सर जी समझ में आई बातें। जो बातें समझ में ना आए उसको कमेंट कर दीजिएगा। मुझे लगता है कि एनो डोमिनी बिफोर क्राइस्ट जब हम अभी बता रहे थे तो आपको शायद समझ में ना आया हो, तो इसके लिए आप पहली वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे दोस्तों हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और ध्यान रखेंगे मित्रों, वीडियो नहीं भूलेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे सभी स्टूडेंट्स के पास, ताकि सभी लोग अपने सिलेबस के बारे में सही तरीके से जानकारी रख सकें और एक अच्छी दिशा में, एक नए गति के साथ आगे बढ़ सकें। धन्यवाद आप सभी का।